आज की क्लास में हम देखने वाले हैं अपर्दन। और अपर्दन के जो हमारे पास में टॉपिक हैं, अपर्दन की जो कारक हैं वो लगभग 4 से 5 कारक हैं, जिसके अंदर हम देखते हैं कि वायु के द्वारा अपर्दन, नदी के द्वारा अपर्दन, हिमानी के द्वारा अपर्दन और एक हमारे पास में रहता है भूमिगत जल के द्वारा अपर्दन। 4 आपके सिलेबस के अंदर है ये चारों, ठीक है। उसमें से हम आज जो पढ़ने वाले हैं वो है नदी द्वारा अपर्दन, यानी नदी के द्वारा जो अपर्दन किया जाएगा, नदी के कार्य। हम इसको क्या कहेंगे? नदी के कार्य। सिर्फ हम अपर्दन नहीं कह सकते, हम इसे नदी के कार्य कहेंगे। क्यों? क्योंकि नदी जो होती है वो अपर्दन करती है और अपर्दन करने के बाद में उसका परिवहन करती है और परिवहन के बाद में उसका निक्षेपण करती है। तीनों बातें इसके अंदर आती हैं, केवल अपर्दन इसमें नहीं आएगा। तो सबसे पहले नदी के जो कार्य हैं वो कौन कौन से कार्य हैं? अपर्दन करना, उसका परिवहन करना और उसका निक्षेपण करना। इन्हें त्रिकल्प कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? त्रिकल्प कहा जाता है, यानी 3 कार्य हैं इसके, क्रियाकलाप, जिसे अपन क्रियाकलाप बोलते हैं। तो 3 कार्य है इसके। सबसे पहले अपर्दन करेगी, फिर उसको परिवहन करेगी, फिर उसको निक्षेपित करेगी। अपर्दन कैसे करेगी? 2 तरीके से, रासायनिक अपर्दन और भौतिक अपर्दन। रासायनिक अपर्दन मतलब कि जिन चट्टानों के पास में रासायनिक पदार्थ होंगे तो जल क्या करेगा? जल के अंदर वो पदार्थ घुल करके नदी के साथ बहने लगेंगे। यानी यहाँ पर रासायनिक अपर्दन जो होगा वो किस प्रकार का होगा? घुलकर आगे बढ़ना, घुलना, कि वो पदार्थ क्या होंगे? घुलेंगे बीच में। जबकि भौतिक या यांत्रिक अपर्दन कैसा होता है? इसमें टुकड़े जाएंगे, यानी इसमें क्या होगा? चट्टानों के टुकड़े भी, चट्टानों के जो टुकड़े होते हैं, टुकड़े, यानी चट्टानें टूटेंगी। पहले तो क्या होंगी? चट्टानें जो टूटेंगी, ठीक है। जो भी कंकड़ पत्थर रास्ते में पड़े हैं, नदी का पानी आएगा, कंकड़ पत्थर जो रास्ते में पड़ा है वो बहना शुरू हो जाएगा साथ में। अब वे कंकड़ पत्थर जब किसी चट्टान के साथ में घर्षण करेंगे तो उसे हम अपघर्षण कहेंगे। क्या कहेंगे उसे? अपघर्षण। यानी अपघर्षण किसे कहते हैं? अपघर्षण कहते हैं कि नदी में छोटे छोटे टुकड़ों के द्वारा बड़ी चट्टानों का घर्षण करना, बड़ी चट्टानों को घिसना क्या कहलाता है? अपघर्षण कहलाता है। सन्निघर्षण क्या होता है? सन्निघर्षण, सन्निघर्षण होता है कि जो नदी के अंदर जो बड़े टुकड़े हैं, बड़े टुकड़ों का आपस में टकराकर, आपस में टकराकर छोटा होना, ये क्या कहलाता है? अभी सन्निघर्षण कहलाता है। सबसे पहले देखो क्या होता है कि बड़े जो टुकड़े हैं उनके द्वारा किसी चट्टान को तोड़ा जाए, चट्टान को घिसा जाए, वो तो रहेगा अपघर्षण। और अगर उन्हीं चट्टानों का, उसी टुकड़ों का आपस में टकराने से, आपस में टकराएंगे और छोटे टुकड़ों में बदलेंगे तो वो क्या कहलाएगा? सन्निघर्षण, आपस में टकराना। और तीसरा होता है जल गति क्रिया। जल गति क्रिया के दौरान क्या होता है कि एक तो चट्टान के जो टुकड़े हैं वो बाहर टकराएंगे तो अपघर्षण कहलाएंगे, आपस में टकराएंगे तो सन्निघर्षण कहलाएंगे। और अगर वे टुकड़े नीचे पानी के भवंडर के रूप में अगर नीचे गोल गोल राउंड करेंगे तो नीचे की तरफ क्या करेंगे? खड्डे करेंगे। तो नीचे की तरफ जब खड्डे करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? जल गति क्रिया कहेंगे उसे, ठीक है ना। कि टुकड़ों द्वारा नदी के तले में अपर्दन करना क्या कहलाता है? अभी जल गति क्रिया कहलाती है। इसके बाद में आता है परिवहन। अब नदी क्या करेगी? उन सबको अपने साथ में बहा करके लेके जाएगी। तो बहाएगी किस तरीके से? एक होता है कर्षण। कर्षण किसे कहते हैं? जब चट्टानों के टुकड़े, ठीक है, जब टुकड़े लुढ़कते हुए, कैसे भी
लुढ़कते हुए जाएंगे, लुढ़कते हुए जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? कर्षण कहते हैं। उसे क्या कहता है? कर्षण कहा जाता है। यानी नदी के द्वारा जो नदी के अंदर जो टुकड़े होंगे वो टुकड़े लुढ़कते हुए जाएंगे, उठ तो सकेंगे नहीं साथ में, लुढ़कते हुए जाएंगे। एक होता है गुलकर, ठीक है, यानी कि उसमें घुल जाएंगे, ठीक है ना, घुलना, ठीक है, पानी के साथ में मिक्स हो गए और मिक्स होकर के फिर वो बहेंगे, मिक्स होकर के बहेंगे, ठीक है ना, कि छोटे टुकड़े क्या होंगे भी, छोटे टुकड़े घुलकर आगे बढ़ते हैं, तो उसे हम घुलन कहेंगे या घुलना कहेंगे। और तीसरा होगा यहाँ पे हमारे पास में लटकन, लटकन, ठीक है, यानी ना तो वो तैरेंगे टुकड़े और ना नीचे लुढ़केंगे, बीच में लटकते हुए जाएंगे, पानी के बीच में क्या होगा? लटकते हुए जाएंगे, उसे हम क्या कहेंगे? लटकन कहेंगे, ठीक है। नदी में जल में लटकते हुए आगे बढ़ना, लटकते हुए आगे बढ़ना क्या हो जाएगा? अभी लटकन हो जाएगा। तो इस प्रकार से उनका परिवहन होगा, पहले उनका कटाव किया जाएगा, फिर उनका परिवहन होगा और फिर आगे चल करके उनका निक्षेपण हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? निक्षेपण। तो बस इसके बाद में आपको निक्षेपण के अंदर तो सिर्फ अपन ध्यान रखेंगे कि निक्षेपण जो होता है इसका, उसे छोड़ना है। अब छोड़ेगी कहाँ पर? या तो वह तले में छोड़ सकती है, नदी के तले में छोड़ सकती है, नदी अपने तले में ही छोड़ देगी अवसाद को, या फिर वो अपने किनारों पर छोड़ेगी, किनारों पर छोड़ेगी, या अपने अग्रभाग पर छोड़ेगी, अग्रभाग, ठीक है, आगे ले जा करके छोड़ देगी। तो तीन बातें यहाँ पे ध्यान रखोगी। निक्षेपण कहाँ पे करेगी? तले में करेगी, या साइडों में करेगी, या फिर ले जा करके लास्ट में अपने आगे रखेगी, ठीक है, अपने आगे की तरफ। तो तीन प्रकार से निक्षेपण हो गया, अपर्दन हो गया और परिवहन देख लिया। अब आगे देखिए जरा, अपर्दन की क्रिया उतनी ही तेज होगी जितनी उसका ढाल होगा। यानी अपर्दन किस पर निर्भर करता है? अपर्दन नदी के वेग पर और ढाल पर निर्भर करता है। अपर्दन किस पर निर्भर करता है? वेग और ढाल। जितना अधिक वेग होगा, यानी नदी का गति तेज होगी, उतना अधिक अपर्दन होगा, जितना अधिक उसका ढाल होगा उतना अधिक अपर्दन होगा। तो ये क्या हो गए? उसको प्रभावित करने वाले कारक हैं। अगर हम नदी का वेग घटा दें तो अपर्दन क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अगर नदी का हम ढाल घटा दें, नदी समतल पे बहने लगे, तो भी अपर्दन कम हो जाएगा। इसी तरीके से निक्षेपण, निक्षेपण भी किस पर निर्भर करता है? वेग और ढाल पर। ढाल जितना मंद होगा निक्षेपण उतना अधिक होगा। तो जहाँ मंद ढाल होता है वहाँ पर निक्षेपण होने लगता है, और जहाँ पर तीव्र ढाल होता है वहाँ पर क्या होता है भाई? अपर्दन होता है। वेग तीव्र है, ढाल तीव्र है तो अपर्दन होगा। वेग मंद है, ढाल मंद है तो निक्षेपण होगा। क्लियर है ना? ये दो बातें यहाँ पे होगी। तो चलिए देखते हैं अपन। सबसे पहले देखिए कि नदी की जो डेविस, एक विद्वान है डेविस, जिन्होंने अपर्दन और निक्षेपण की तीन अवस्थाएं बताई हैं। डेविस ने अपर्दन और निक्षेपण की तीन अवस्थाएं बताई हैं, तीन अवस्थाएं, ठीक है। नदी पर लागू करके देखते हैं। तो नदी पर यह सबसे पहले क्या होगी? युवावस्था। ये कौन सी होगी भी? प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था। और ये कौन सी होगी? वृद्धावस्था, वृद्धावस्था। तीन अवस्थाएं हैं नदी की, तीन अवस्थाएं हैं। सबसे पहले युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था है। युवावस्था के अंदर क्या होगा? अभी युवा क्या करता है? युवा भटकता है। युवा, जब आप युवा हैं तो आप भटकते हैं, आप सही राह पर नहीं जा पाते हैं, अभी आपका रास्ता सही नहीं होता है,
आप कभी उस रास्ते पर चले गए, कभी उस रास्ते पर चले गए, ठीक है, कभी आप अपने दोस्त के साथ चले गए, कभी किसी और के साथ में चले गए। तो इस प्रकार से आपके रास्ते जो होंगे वो भटकने वाले होंगे। और जैसे ही आप आगे चल कर के धीरे धीरे रास्ता एक अपना लेंगे, यानी 10 रास्तों में से आपने 2 रास्ते चुन लिए, तो वो हो गया, 2 के बाद में 1 चुन लिया, तो वो हो गया आपका प्रौढ़, यानी अब आप थोड़े से समझदार हो गए हैं, जिसे हम कहते हैं आप मैच्योर हो गए हैं। मैच्योरिटी जो होती है वो प्रौढ़ावस्था में मैच्योर हो जाते हैं। और वृद्धावस्था में जो कुछ आपने अपने साथ में उठाया होता है वो सब आप छोड़ देते हैं। युवावस्था में क्या करते हैं, आप चाहते हैं कि मैं इधर से भी कुछ ना कुछ ले लूँ, इधर से भी कुछ हासिल कर दूँ, इधर से भी हासिल करूँ, ठीक है, यानी आपका ये भी होता है कि मेरे घर वाले भी खुश रहे, मेरे दोस्त भी खुश रहे, मेरे को मतलब कि सरकारी जॉब में जाना है और अभी से पैसा भी कमाना है। इस प्रकार से बहुत से उतार चढ़ाव होते हैं दिमाग के अंदर। तो सेम इसी प्रकार से नदी क्या करती है, युवावस्था में ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करती है, और जैसे जैसे वो प्रौढ़ावस्था में जाती है उसको जो जो सामान भारी लगता है वो छोड़ती जाती है, और वृद्धावस्था में आकर के वो पूर्णतः ही त्याग कर देती है। जैसे वृद्धावस्था में जाकर के सीधा भगवान को याद करते हैं, बाकी जितना भी मोह माया होती है सब छोड़ देते हैं ना, तो सेम उसी प्रकार से ये नदी भी सब कुछ आकर के यहाँ पे छोड़ देती है। तो अब हम इसमें देखेंगे कि युवावस्था में क्या क्या कार्य करती है नदी, जो है वो युवावस्था में क्या क्या काम करेगी। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले जो नदी है वो वी आकार की घाटी बनाएगी। भी किस प्रकार की, वी आकार की घाटी। अब आप सबसे पहले लिखोगे कि वी आकार की घाटी कैसे बनती है, वी आकार की घाटी। तो इसमें आप कहोगे कि जब नदी जो है जैसे ही अब ढाल प्राप्त करती है तो धीरे धीरे अपरदन करने लगती है। वी आकार की घाटी बनती है जब वह घाटी गर्तन करती है। तो क्या करती है अभी, घाटी गर्तन। देखो एक होता है हमारे पास में पार्श्विक गर्तन होगा और एक घाटी गर्तन होगा। भी एक घाटी गर्तन होगा। तो पार्श्विक अपरदन उसे कहते हैं, पार्श्विक गर्तन किसे कहते हैं, यानी कि दोनों किनारों को चौड़ा करना, दोनों किनारों को चौड़ा करना, दोनों तरफ से कटाई करना पार्श्विक अपरदन कहलाएगा। और जब हम नीचे से कटाई करेंगे तो उसे घाटी गर्तन कहेंगे। नीचे से कटाई करेगी तो क्या कहेंगे, यानी नदी का गहरा होना किस पर निर्भर है, घाटी गर्तन पर। नदी का चौड़ा होना किस पर निर्भर है, पार्श्विक अपरदन पर निर्भर है। पार्श्व यानी पृष्ठ, पृष्ठ यानी कि दीवारें, पृष्ठ क्या होता है, दीवारें होती है। तो यहाँ पर क्या होगा, वी आकार की घाटी कब बनती है। तो हम इसमें सबसे पहले शुरुआत करेंगे कि जब नदी ढाल प्राप्त करती है तो वह सबसे पहले घाटी गर्तन करती है। घाटी गर्तन करने का मतलब अपनी घाटी को गहरा करती है, और गहरा करती जाती है। इस वजह से इसकी घाटी जो होती है वो किस आकार की बनती है, वी आकार की। फिर जैसे जैसे समय बीतता है तो वह घाटी गर्तन के साथ साथ अब कौन सा गर्तन कर रही है, पार्श्विक गर्तन भी कर रही है। किनारों को भी वो चौड़ा करना शुरू कर दिया उसने। तो फिर अब बताओ किस प्रकार की घाटी बनेगी, यू आकार की बनेगी। देख लिया, यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ घाटी गर्तन है, और यहाँ पर क्या होगा, उसको चौड़ा भी किया गया है। इसे आप यूँ दोबारा से बना सकते हैं। ये हो गया हमारे पास में यू आकार की घाटी, यानी यहाँ पे कौन सा हो गया, पार्श्विक गर्तन हो गया, और यहाँ पे कौन सा हो गया, घाटी गर्तन हो गया। क्लियर है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये था। नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं। तो ये हमारे पास में जो मिलेगा हमें, ये कौन सा है, वी आकार की घाटी है, और ये कौन सा है हमारे पास में, यू आकार की घाटी हो जाएगी। इस प्रकार से घाटियाँ हैं। अब जब यू आकार की घाटी और अधिक चौड़ी हो जाएगी, जब यू आकार की घाटी जो है वो और अधिक चौड़ी हो जाएगी, यानी अब तक सबसे पहले वी आकार था, फिर उसके बाद में यू आकार बना, और अब यू आकार को बड़ा कर दिया हमने, तो इसे हम कहेंगे गार्ज। इसे क्या कहेंगे, गार्ज। ये कौन सा है, यू आकार की घाटी है। ये कैसी है, वी आकार की घाटी है। तो यहाँ सबसे पहले कौन सा गर्तन किया उसने,
घाटी गर्तन। यहाँ कौन सा किया, पार्श्विक अपर्दन। यहाँ पर उसने क्या किया, पार्श्विक अपर्दन और अधिक किया, और अधिक किया तो क्या बनेगा, गार्ज। और पार्श्विक अपर्दन के साथ साथ यदि नदी घाटी गर्तन भी करती रहे तो उसे हम क्या कहेंगे, कैनियन। क्या कहेंगे भी, कैनियन कहेंगे। तो 4 स्थलाकृतियाँ हैं, सबसे पहले ये ध्यान रखनी है। सबसे पहले वी आकार, यू आकार, गार्ज, कैनियन। कैनियन के बारे में बताया था मैंने आपको कि जो यूएसए की कोलोराडो नदी है, कोलोराडो नदी, वह विश्व का सबसे बड़ा कैनियन का निर्माण करती है। ये कैसे होते हैं, चलिए देख लेते हैं। ये हमारे पास में संकरी घाटी है यू आकार की, तो क्या कहलाएगी, गार्ज। और ये अब बहुत अधिक क्या हो गई है, अभी चौड़ी हो गई है, तो ये क्या कहलाएगी, कैनियन। ये क्या कहलाएगी, कैनियन कहलाएगी। कितनी स्थलाकृतियाँ देखी अभी तक हमने, 4 स्थलाकृतियाँ देखी। सबसे पहली क्या, वी आकार की, फिर उसके बाद में यू आकार की, उसके बाद गार्ज, और फिर कैनियन। क्लियर है, 4 हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। इनमें कुछ भी नहीं है, बस सबसे पहले आप वी आकार में शुरुआत करोगे कि सबसे पहले नदी बहना शुरू होती है तो नीचे की ओर गर्तन करेगी, क्योंकि जब नई मिट्टी है, नई मिट्टी के ऊपर आप पानी डालोगे तो सबसे पहले वो अपना रास्ता गहरा करेगी। गहरा करने के बाद जब नीचे पथरीला स्थान आ जाएगा तो फिर अपने आप को चौड़ा करना शुरू कर देगी। चौड़ा करने के बाद फिर से वो शुरू कर देगी गहरा करना, अपने आप को गार्ज बना देगी। और फिर उसके बाद में गार्ज जब बहुत गहरा हो जाएगा, अब नीचे पथरीला भाग आ गया, तो अब ये फिर से अपने आप को चौड़ा करना शुरू कर देगी। तो इस प्रकार से जाकर के ये कैनियन बन जाते हैं। 4 स्थलाकृतियाँ हमने देखी। इसके बाद में देखिए, यहाँ पर हम देखेंगे एक होती है शिप्रिकाएँ, शिप्रिकाएँ, एक होता है जलप्रपात, जलप्रपात, और एक होगा हमारे पास में अवनमन कुंड, अवनमन कुंड। ये 3 स्थलाकृतियाँ हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले जब कठोर व मुलायम चट्टाने, कठोर और मुलायम चट्टाने, ठीक है, मुलायम चट्टाने इस प्रकार से हैं, तो सबसे पहले कठोर चट्टान को काटेगी, कम कटाई होगी, लेकिन मुलायम चट्टान अधिक कट जाएगी। तो पहले अगर मैं इसको यहाँ पर बताता हूँ आपको कि ये हमारे पास में एक कठोर चट्टान है, फिर ये मुलायम चट्टान है, फिर उसके बाद में कठोर है और फिर मुलायम है, इस प्रकार से। तो सबसे पहले क्या हुआ, इसका कटाव कम हुआ, आगे वाली का उसने कटाव कर दिया, फिर उससे आगे वाली जो थी यहाँ तक ये पूरी की पूरी है, ये कठोर है, यहाँ तक नहीं हो पाया और मुलायम चट्टान है। तो यानी ये इस प्रकार से क्या बनाएगी, कुछ सोपान बनाएगी। क्या बनाएगी, सोपान, यानी सीढ़ियाँ बनाएगी, और उन सीढ़ियों को क्या कहेंगे, शिप्रिकाएँ कहेंगे। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर क्या बनेगी, शिप्रिकाएँ बनेंगी। तो शिप्रिकाएँ क्या होती हैं, शिप्रिकाएँ किसे कहते हैं, सोपान को कहते हैं। किसे कहते हैं, सोपान कहते हैं। तो आप इसमें लिखोगे सबसे पहले शिप्रिकाएँ। तो जब मुलायम व कठोर चट्टानें कैसी होती हैं, क्षैतिज होती हैं, क्षैतिज होती हैं, तो फिर वह क्या करती है, कठोर चट्टानों का कटाव कम होता है जबकि मुलायम का अधिक होता है। फिर कठोर का कम होगा, फिर मुलायम का अधिक हो जाएगा। तो इस प्रकार से उसमें क्या बन जाएगी, लगातार जमाव होने की वजह से वहाँ सीढ़ियाँ बनेगी, सीढ़ीनुमा बनेगी, जिसे हम सोपानी ढाल कहेंगे। तो सोपानी ढाल जो होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, शिप्रिका कहते हैं। जबकि जलप्रपात कैसे बनता है, जलप्रपात बनता है जब बहुत अधिक, यहाँ पे देख लो, अब मान लेते हैं कि इसके बाद डायरेक्ट मुलायम चट्टान आ गई, तो अब यहाँ से पानी नीचे गिरेगा सीधा। तो डायरेक्ट पानी जब नीचे गिरना शुरू हो जाए तो तब समझ लेना क्या बन गया, वहाँ पे जलप्रपात बन चुका है। तो ये जलप्रपात बन गया। इस प्रकार से हमारे पास में वाटरफॉल, और वाटरफॉल के नीचे अब बन जाएगा कौन सा, पानी जब एकदम से गिरेगा तो अब नीचे क्या होगा, एक खड्डा बनेगा जिसे हम कहेंगे अवनमन, अवनमन कुंड। ठीक है, जब तक तो सीढ़ियाँ हैं तब तक नीचे ज़्यादा प्रेशर से पानी नहीं गिरेगा, सिर्फ सीढ़ियाँ बनेंगी, सोपान बनेंगे।
जब बनेगा जलप्रपात तो पानी ऊपर से एकदम नीचे आएगा, और जब एकदम से नीचे गिरेगा तो नीचे क्या करेगा, वो प्लग बनाएगा, ठीक है ना, यानी कि प्लग पुल बन जाएगा, तो जिसे हम अवनमन कुंड कहते हैं। तो ये इस प्रकार से यहाँ पे क्या हो जाएगा, पानी गिरेगा और अवनमन कुंड यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं अगर कुछ इस तरीके से है तो। ये देख लीजिए, ये हो गया हमारे पास में वाटरफॉल। ये कौन सा है, वाटरफॉल है। यहाँ से कठोर चट्टान थी, तो कठोर चट्टान के बाद में इसने ये क्या कर दिया, मुलायम चट्टान को काट दिया। अब ये इतना ज़्यादा कटने की वजह से अब पानी सीधा डायरेक्ट नीचे गिर रहा है। अगर ये चट्टान यहाँ तक होती मुलायम वाली तो चट्टान इस तरीके से गिरता पानी, लेकिन अब पानी कैसे गिर रहा है, डायरेक्ट नीचे गिर रहा है। इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, जलप्रपात। तो जलप्रपात के नीचे जो बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ पे हमारे पास में अवनमन कुंड बनेगा, अवनमन कुंड बनेगा। तो याद रख लेना क्या क्या हमने जो है जलप्रपात जो हमने देखे हैं, ये स्थलाकृतियाँ कौन कौन सी होगी, 3 स्थलाकृतियाँ देखी हमने। जब सोपानी ढाल बनेगा तो शिप्रिकाएँ कहेंगे। जब उन सोपानी ढालों को काट करके लंबे समय बाद अगर पानी सीधा नीचे गिरना शुरू हो जाएगा तो जलप्रपात कहेंगे। और सीधा नीचे गिरने की वजह से जो नीचे का भाग है वो क्या हो जाएगा, गहरा हो जाएगा, खड्डेनुमा हो जाएगा, और जहाँ पानी भरा रहेगा जिसे हम क्या कहेंगे, अवनमन कुंड कहेंगे। तो कितनी स्थलाकृतियाँ होगी हमारे पास में, 7 स्थलाकृतियाँ होगी, 4 और 3 7 हो गई है। ओके, ये देख लीजिए, ये इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये शिप्रिकाएँ हैं। ये क्या है अभी, शिप्रिकाएँ। अब ये नदी यहाँ पर बह रही है, इतनी गहराई में होकर के बह रही है नदी, इस क्षेत्र में बह रही है, तो इसने यहाँ पर शिप्रिकाएँ बना दी। तो शिप्रिकाएँ दोनों तरफ से बन सकती हैं, पानी जहाँ से आ रहा है इधर से भी बन सकती हैं, इस तरीके से पानी नीचे गिरेगा, या तो यहाँ से पानी गिरेगा नीचे, ठीक है, और या फिर इसके किनारे, यानी कि पहले नदी यहाँ पर बहती थी, इस एरिया में नदी बहती थी, और वर्तमान में नदी ने क्या किया, उसको काट करके अब वो यहाँ पर बहने शुरू हो गई। अगली बार फिर से क्या होगा, यहाँ से कटिंग करेगी और गहरी हो जाएगी और यहाँ बहना शुरू हो जाएगी। तो इस तरफ भी उसने क्या बना दिया, तो दोनों किनारों पर भी वो शिप्रिका बना सकती है, और जिस रास्ते से वो आ रही है उस रास्ते से भी शिप्रिकाएँ बन जाती हैं। ठीक है, ये तो हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट आगे देखिए, अब आगे हैं हम इसकी प्रौढ़ावस्था के अंदर, प्रौढ़ावस्था। तो प्रौढ़ावस्था में अब यह धीरे धीरे क्या करेगी, छोड़ना शुरू करेगी। जो अपने साथ में जो भी कुछ लेकर के आई थी उसे क्या करेगी, वो छोड़ना शुरू करेगी। तो सबसे पहले वो अपने किनारों पर छोड़ेगी। नदी बह रही होती है तो अपने साइडों में किनारों पर थोड़ा थोड़ा छोड़ती जाती है, जिसे हम प्राकृतिक तटबंध कहते हैं। प्राकृतिक तटबंध, ये प्राकृतिक तटबंध है। ये जो बाहर हम देख पा रहे हैं ये प्राकृतिक तटबंध होते हैं, जो कि नदी द्वारा लंबे समय से इसमें पानी छोड़ा जाता है। देखो पहले क्या हुआ, पहले पानी यहाँ पर बह रहा है, जैसे इसमें पानी ज़्यादा आया तो इसमें बाढ़ आ गई, पानी बहुत दूर तक चला गया। बहुत दूर तक जब चला गया तो जो इसके नीचे तले में जो चल रहे थे अवसाद साथ में आ रहे थे, वो अवसाद कहाँ गए, बाहर की ओर। वो अवसाद कहाँ गए, बाहर की ओर फैल गए। तो बाहर की ओर फैल गए और आगे चल करके पानी फिर से शांत हो गया, पानी फिर से नीचे हो गया। तो ये जो बाहर ऊपर जगह रहेगी, ये जो जगह रहेगी यहाँ पे, इसे हम क्या कहेंगे, प्राकृतिक तटबंध कहेंगे। और ये जो क्षेत्र है इसका इधर वाला, इसे कहेंगे बाढ़ का मैदान। इसे क्या कहेंगे, बाढ़ का मैदान। और यदि इस बाढ़ के मैदान में दोबारा कभी भी बाढ़ नहीं आएगी तो ये मिट्टी जो यहाँ पे जमा की है इस नदी ने, वो बड़े बड़े यहाँ पर मिट्टी किस नाम से जानी जाएगी, बांगर मिट्टी के नाम से जानी जाएगी। कैसे नाम जाएगी, बांगर मिट्टी। और जो इसकी नवीन मिट्टी है, अगर ये हर साल यहाँ पे मिट्टी छोड़ती जाएगी तो नवीन मिट्टी को हम क्या कहेंगे, खादर कहेंगे। और ये कौन सी मिट्टी होती है, जलोढ़ मिट्टी होती है। तो नदी के द्वारा जो मिट्टी का जो अवसाद अपने साथ में लाया जाता है, यदि वह अवसाद को अपने किनारों पर जमा करती है तो हम उसे प्राकृतिक तटबंध कहते हैं। और यदि वहाँ पर बाढ़ आती है और बाढ़ की वजह से पानी और बहुत दूर तक चला जाता है तो वह बाढ़ का मैदान कहलाता है। और उस बाढ़ के मैदान में जो ये मिट्टी गई होती है, जो ये जलोढ़ मिट्टी गई है,
यदि प्राकृतिक तटबंध की वजह से दोबारा वहाँ पानी नहीं गया, किसकी वजह से? प्राकृतिक तटबंध की वजह से दोबारा पानी वहाँ तक ना जा पाए तो उस मिट्टी को हम क्या कहेंगे? बांगर। और अगर वहाँ पानी जा पाए, नई जलोढ़ मिट्टी जा पाए, तो उसे हम क्या कहेंगे? खाद्र कहेंगे। तो ये दो प्रकार की मिट्टी के नाम हैं और इन दोनों प्रकारों के बीच में कौन है? प्राकृतिक तटबंध। प्राकृतिक तटबंध है। तो सबसे पहले तो आप इसमें देखोगे कि नदी द्वारा अपने किनारों पर अवसाद के रूप में छोड़ा गया निक्षेप प्राकृतिक तटबंध कहलाता है। बाढ़ के समय यदि ये तटबंध टूट जाते हैं तो पानी जो है वो दूर तक चला जाएगा। तो जितनी दूर तक पानी जाता है उसे हम बाढ़ का मैदान कहते हैं। यदि उस बाढ़ के मैदान में पानी हर साल जाता है तो वहाँ पर खादर मिट्टी का जमाव होगा, और यदि वहाँ पर हर साल पानी नहीं जाता तो बांगर मिट्टी का जमाव होगा। तो ठीक है, इस प्रकार से बांगर, खादर और क्या आ गया हमारे पास में? प्राकृतिक तटबंध हो गए। 3 बातें यहाँ पे देखी। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद में आता है जल गर्तिकाएं। जल गर्तिकाएं। जल गर्तिकाएं। जल गर्तिकाएं जो होती हैं, क्या होती हैं? ये पानी बह रहा है तो पानी के नीचे जो कंकड़ पत्थर साथ में आ रहे थे वो क्या होते हैं? कहीं कहीं पर बड़े पत्थर होने की वजह से पानी जो होता है इस सर्कल लेना शुरू हो जाता है। पानी जब आता है ना तो वो सर्कल में घूमना शुरू हो जाता है। कोई भी जगह अगर आप देखेंगे यानी एक बवंडर सा बनना शुरू हो जाएगा। पानी बह रहा है, बिल्कुल साफ पानी बह रहा है, यदि आप उसके अंदर बड़ा सा पत्थर रख देंगे ना तो पानी उसके जब दोनों तरफ से निकलेगा ना तो वहाँ जाकर के एक बवंडर सा बनाएगा, तो उसके आगे की मिट्टी को वो पूरा का पूरा अपर्दित कर देगा। यानी नदी के अंदर जो पदार्थ होते हैं यदि वे नदी को गहरा करते जाते हैं, नीचे खड्डे बनाते जाते हैं नदी के अंदर, तो तब हम इसे जल गर्तिकाएं कहेंगे, जिसे हम कहेंगे रिवर बेड। ये रिवर बेड के अंदर यानी कि नदी के तले में ये जो गर्तिकाएं बनाई हैं, गर्त बनाना, नदी के तले में गर्त बनाना क्या बन जाता है? जल गर्तिकाएं कहलाती हैं। यदि यही सेम प्रक्रिया जल प्रपात के नीचे होती तो इसे हम क्या कहते हैं? अवनमन कुंड। क्या कहते हैं हम? अवनमन कुंड। जल प्रपात के नीचे अगर कोई हो रही है घटना तो वो अवनमन कुंड कहलाएगी, जबकि नदी के तले के नीचे हो रही है तो उसे हम क्या कहेंगे? जल गर्तिकाएं कहेंगे। इसके बारे में देखो, इसका एग्जाम्पल देखोगे तो ये आपको चलेगा कि नदी पहले इस एरिया में बहती थी पूरा ऊपर, लेकिन जैसे जैसे यहाँ पर सर्कल बनता गया इसने क्या कर दिया? नीचे की ओर गहरा करते गए इसको। तो ये खड्डे गर्तिकाएं इतनी गहरी हो गई हैं कि अब ऊपर से नदी बहती नहीं है, अब ये गर्तिकाएं आपस में जुड़ करके पानी नीचे नीचे ही बहता है। पानी कहाँ बहता है? बिल्कुल नीचे बहता है। यानी यहाँ पे गर्त बना, यहाँ पे गर्त बना, अब ये गर्त आपस में क्या हो गए? जुड़ गए। तो पानी अब ऊपर से नहीं आएगा, पानी अब कहाँ से जाएगा? उन गर्तों के बीच में से होते हुए बहेगा। तो इस प्रकार से ये जल गर्त बनते हैं। यहाँ तक होगी बात? ये जल गर्तों की बात होगी। इसके बाद में आते हैं हमारे पास में मियांडर और गोखुर झील। गोखुर झील, मियांडर और गोखुर झील। सबसे पहले देखो मियांडर किसे कहते हैं? मियांडर जो है ना यानी विसर्प को कहते हैं। विसर्प। जब तक नदी के पास में ढाल तीव्र होता है तब तक नदी एक मार्ग में बहती है, एक मार्ग में कटाव करती है। जैसे ही ढाल समतल हो जाता है, मंद ढाल होने की वजह से अब नदी सीधा ना बह करके सांप के रूप में बहने लगती है, विसर्प के रूप में बहने लगती है। और इसी विसर्प को ही हम क्या कहते हैं? मियांडर कहते हैं। मियांडर एक नदी है, मियांडर नदी है। उस नदी का जो बनावट है ना, उस नदी का जो बहाव है वो कैसा है? विसर्प के जैसा है। इसलिए अब हमने जहाँ पर भी विसर्प के रूप में नदी को देखा हमने उसको नाम दे दिया मियांडर, क्योंकि मियांडर नदी भी ऐसे बहती है। मियांडर नदी कैसे बहती है? ये देखो मियांडर नदी का हम यहाँ पे आपको उदाहरण देते हैं। ये मियांडर है, ये देखिए ये मियांडर नदी है, इसमें पानी ऐसे बहता है। ये रियल में मियांडर नदी है जिसमें आप ये देखो, ये देख पाएंगे आपने, ये
वॉलपेपर के रूप में इनको देखा होगा, तो ये मियांडर है। मियांडर का मतलब होता है विसर्प, यानी जो नदी विसर्प के रूप में बहेगी उसे हम क्या नाम दे देंगे, मियांडर नाम दे देंगे, ठीक है। और अब क्या देखोगे आप, अब यदि ये मियांडर, मान लेते हैं कि ये पानी यहाँ से आने की बजाय इसको काट करके सीधा ही निकल जाए, यहाँ से इसको काट करके सीधा ही निकल जाए, तो इतना हिस्सा जो है वो अलग हो जाएगा नदी से। तो जो ये अलग होगा ना, इसे हम कहेंगे गोखुर झील। क्या कहेंगे इसे हम, गोखुर झील कहेंगे, ठीक है। ये देखो ओक्सबो लेक, ओक्सबो यानी ओक्स मैंने बैल, ओक्सबो गोखुर झील। तो ये गोखुर झील हो चुकी है, यानी पहले ये नदी ऐसे बहती थी, इस तरीके से ऐसे नदी बहती थी पहले ये वाली। तो इस प्रकार से अब क्या हो गया, वर्तमान में धीरे धीरे ये नदी यहाँ से कट गई है, ऐसे बहने लगी है, तो ये इतना हिस्सा अलग हो गया, तो इसे हम कहते हैं गोखुर झील। तो गोखुर झील कैसे निर्मित होती है, गोखुर झील कैसे निर्मित होती है, जब विसर्प में, जब विसर्प के अंदर, विसर्प नदी जब विसर्प के रूप में बहती है और धीरे धीरे वह सामने के पृष्ठ पर अपरदन करेगी, यहाँ अपरदन करेगी, तो धीरे धीरे इसको क्या करेगी, काट देगी, और काटने के बाद में अब अपना रास्ता जो है वो सीधा ले लेगी। तो जो ये शेष भाग बचता है उसे हम गोखुर झील कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं नदी बहती है इस तरीके से, तो इधर से भी कटाव करती है, इधर से कटाव करके यहाँ जमा करती है मिट्टी को, सामने से कटाव करेगी, इधर जमा करेगी, ठीक है। ऐसे ही यहाँ से कटाव करेगी, इधर से जमा करेगी। तो धीरे धीरे एक समय ऐसा आता है जब यहाँ से दोनों तरफ से कटाव होने के बाद ये रास्ता अपना सीधा कर लेती है, ये रास्ता क्या कर लेती है, यहाँ से अपना सीधा कर लेती है, और जो यहाँ पे मिट्टी बची थी उसको यहाँ पे उसने जमा कर दिया दोनों तरफ। तो इस प्रकार से ये भाग अब क्या हो गया, इससे अलग हो गया, और अलग होने की वजह से अब बन गई ये गोखुर झील। तो यहाँ पे बताइए हमने क्या क्या देखा, एक हमने विसर्प देखा, तो विसर्प को क्या कहते हैं, नदी मियांडर कहते हैं। क्या कहते हैं अभी, मियांडर कहा जाता है, विसर्प को मियांडर कहते हैं। और जो विसर्प के समय है, जो मियांडर के बाद जो अलग भाग छोड़ा जाता है उसे क्या कहा जाता है, गोखुर झील कहा जाता है। क्लियर है। और ये है अमेजन नदी भी, ये कौन सी होगी, अमेजन नदी। तो अमेजन नदी के अंदर भी आपको ये ओक्सबो देखने को मिल जाएंगे। ये अमेजन नदी बहुत मतलब लंबी भी है, बहुत बड़ी नदी है, तो बहुत ये सारा का सारा घना जंगल जो है ये किसका है, अमेजन का जंगल है। तो इस प्रकार से ये नदी बहती है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारे पास में मियांडर भी हो गया। अब आता है इसकी वृद्धावस्था। अब कौन सी आ जाती है, इसकी वृद्धावस्था। तो वृद्धावस्था के अंदर अब ये क्या करेगी, जो भी निक्षेप अपने साथ में उठाए थे उनको छोड़ना प्रारंभ करेगी। अब ये छोड़ने लगेगी। तो जो हमने देखा था बाहर की तरफ छोड़ती है, वो तो क्या थे, प्राकृतिक तटबंध। वो क्या थे, प्राकृतिक तटबंध थे। अब यह अपने आगे छोड़ेगी, आगे जहाँ पर इसका मुहाना है। नदी का मुहाना किसे कहते हैं, नदी का मुख, मुख या मुहाना किसे कहा जाता है, ध्यान रहे भी, नदी का मुहाना उसे कहते हैं जहाँ पर नदी किसी दूसरे पदार्थ में जाकर के मिलती है। ठीक है ना। तो वहाँ आप ध्यान रखना कि वहाँ पर क्या बोलेंगे आप इसको, नदी का मुहाना बोलेंगे। अब इस नदी मुहाने पर जो भी पदार्थ अपने साथ में लाया होता है उसे छोड़ना शुरू किया जाता है। तो दो प्रकार की स्थलाकृतियाँ यहाँ पे बनती हैं। एक बनता है डेल्टा, एक बनता है ज्वार नंदमुख। एक क्या बनता है, ज्वार नंदमुख। एक डेल्टा होता है और एक ज्वार नंदमुख होता है, जिसे हम एस्चुरी कहते हैं। एस्चुरी, एस्चुरी, एस्चुरी तब बनता है जब अंत में, जब ये नदी पानी में मिल रही होती है, महासागरों में मिल रही होती है, उस समय यदि इसका ढाल तीव्र है, ढाल तीव्र है, पानी महासागर में वो पानी गिर रहा है सीधा, तो जो भी पदार्थ अपने साथ में लाया होगा उसे वो महासागर में गिरा देगी। तो उससे तो बनेगा नंदमुख, ज्वार नंदमुख। और अगर इसका ढाल अंत में बहुत ही मंद होगा तो फिर वो अपने आगे ही छोड़ती जाएगी। क्या करती जाएगी, अपने आगे ही नदी जो भी अपने साथ में मिट्टी लाई उसको अपने आगे छोड़ देगी।
तो जब आगे छोड़ेगी तो फिर वो इसके साथ साथ में पास पास में जमा हो जाएगा और उसके बीच में से होती हुई ये कहीं कहीं बहती रहेगी। तो इस प्रकार से एक बनाएगी वो चापाकार डेल्टा। कौन सा भी? चापाकार डेल्टा। एक डेल्टा होगा चापाकार। चापाकार डेल्टा कौन बनाता है? तो देखेंगे आप नील नदी। सबसे पहले हेरोडोटस ने, जो कि इतिहास का पिता है हेरोडोटस, भूगोल का पिता कौन है? हिकेटियस। तो हेरोडोटस ने नील नदी के डेल्टे के लिए, नील नदी के मुहाने के लिए डेल्टा शब्द का प्रयोग किया था। यानी सबसे पहले डेल्टा शब्द का प्रयोग करने वाला कोई भूगोलवेत्ता नहीं है। कौन है वो? हेरोडोटस है, जो कि इतिहास का जनक कहलाता है। हालांकि उसने भी, वो यूनान के थे, हिकेटियस और हेरोडोटस यूनान के हैं, दोनों के दोनों ही। एक ने भूगोल में काम किया, एक ने इतिहास में किया। तो नील नदी के लिए सबसे पहले डेल्टा शब्द का प्रयोग किया गया। और डेल्टा जो होता है वो आप मैथमेटिक्स के अंदर देखते होंगे, इस प्रकार का जो त्रिभुज होता है उसे डेल्टा कहा जाता है। भाई अपन जैसे थीटा बोलते हैं ना, साइन थीटा, थीटा इस प्रकार का होता है, ये थीटा इस प्रकार का होता है। ऐसे ही डेल्टा भी होता है, एक मैथ के अंदर डेल्टा भी होता है, उसको देखना जरा, वो इस तरीके का होता है। तो डेल्टा शब्द का प्रयोग नील नदी के लिए किया गया। तो नील नदी जो है वो किस प्रकार का डेल्टा बनाती है? चापाकार डेल्टा बनाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा जो है इस प्रकार का है। और इसके अलावा आप देख पाएंगे तो हवांगहो नदी, हवांगहो नदी जो है, पो नदी है, इटली की पो नदी जो है, ये कैसा डेल्टा बनाती है? चापाकार डेल्टा बनाती है। एक होता है पक्षी पंजाकार डेल्टा, बर्ड फुट, पक्षी पंजाकार, ये कौन बनाता है? मिसिसिपी नदी बनाती है। मिसिसिपी मिसौरी नदी जो है वो कैसा डेल्टा बनाती है? बर्ड फुट बनाती है, पंजाकार डेल्टा बनाती है। ये जो है ये किसका है? बर्ड फुट का उदाहरण है, ये मिसिसिपी का डेल्टा है। ये मिसिसिपी का डेल्टा है। अंत में देखिए तो ज्वार नदमुख, ये देख लीजिए, यदि स्लो डाउन है तो क्या बनेगा? डेल्टा। और यदि हमारे पास में स्लोप इन रिफ्ट वैली, यानी अगर कोई रिफ्ट घाटी में जा रही है और फ्लो तेज है, इसका फ्लो तेज है, तो यहाँ पे क्या बनेगा? एस्चुरी बनेगा। क्या बनेगा? अभी एस्चुरी बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा? एस्चुरी यानी कि ज्वार नदमुख बनेगा यहाँ पे। क्लियर है? इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। यहाँ सी लेवल देख लीजिए, यहाँ सी लेवल बहुत ही बराबर है, लेकिन यहाँ सी लेवल जो है वो बहुत नीचे है, स्थल भाग बहुत ऊंचा है। इसलिए हमारी नर्मदा और ताप्ती जो नदियाँ हैं ये क्या बनाती हैं? अभी ज्वार नदमुख बनाती हैं। अमेजन नदी है, पेरिस की सी नदी है, फ्रांस की सी नदी है, ये सब ज्वार नद बनाती हैं। और अपने डेल्टा में कौन आ जाएगा? गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा आ जाएगा, गोदावरी का डेल्टा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये हमारे पास क्या करेंगी? डेल्टा बनाएंगे। तो आपको डेल्टा के लिए ध्यान रखना है कि क्या जरूरी है? ढाल स्लो होना चाहिए। मंद ढाल होगा तो सामने ही जमा करती जाएगी और आगे से समुद्र की लहरें शांत होनी चाहिए। समुद्र कैसा होना चाहिए? शांत। और एस्चुरी कब बनती है? ज्वार नदमुख। हम ज्वार क्यों बोलते हैं? क्योंकि ज्वार भाटा आता है उस समय जो कि पदार्थ नीचे गया होता है, उस पदार्थ को महासागरीय जलधाराएं जो है वो मुहाने पर ला करके छोड़ देती हैं, तब ज्वार नदमुख बनता है। तो इस प्रकार से ये हमारे पास में कुछ गिने चुने पॉइंट थे, जिसमें हमने यू आकार की घाटी, उसके बाद में वी आकार की घाटी, उसके बाद में गार्ज, कैनियन, ये देखें युवावस्था में। इसी के साथ शिप्रिकाएँ हैं, जलप्रपात है, अवनमन कुंड है, ये भी किसके हैं? युवावस्था के हैं। प्रौढ़ावस्था में वो धीरे धीरे कुछ छोड़ेगी, कुछ अपर्दन करेगी। तो कुछ छोड़ेगी यानी कि बाढ़ का मैदान के रूप में, भांगर मिट्टी के रूप में, खादर मिट्टी के रूप में, प्राकृतिक तटबंध के रूप में, और जलग्रतिकाओं के रूप में वो अपर्दन भी करेगी। अभी अपर्दन भी करेगी और निक्षेपण भी करेगी।
और वृद्धावस्था में आकर कोई भी अपर्दन नहीं होगा, सिर्फ निक्षेपण ही निक्षेपण होगा। तो निक्षेपण किस प्रकार का हो जाएगा? डेल्टा या एस्चुरी के रूप में होगा, डेल्टा या एस्चुरी के रूप में होगा। क्लियर? ये था हमारे पास में नदी के कार्य है। तो नदी के कार्यों के रूप में था एक, अच्छा लास्ट में देख लीजिए, लैगून झील बनती है भी एक लैगून झील होती है। वो लैगून झील क्या होती है? जब नदी यहाँ पर अपने सामने ही डेल्टा का निर्माण करती है और धीरे धीरे, क्योंकि इधर से नदी ने मिट्टी का जमाव किया, इधर से समुद्री लहरों ने इसको क्या कर दिया? प्रेस कर दिया। इधर से समुद्री लहरें दबा रही हैं, उधर से वो दबा रही हैं, तो ये क्या बनती है? एस्चुरी। क्या बनती है ये वाली? एस्चुरी बनती है ज्वार नदमुख की तरफ। डेल्टा की तरफ ऐसा नहीं बनता, डेल्टा की तरफ पूरा का पूरा डेल्टा बिखरा हुआ रूप में अपने को मिलता है। यहाँ पर आपको पूरा एक रूप में दिख रहा है। तो ये बाग, जब ये बाग तट से यानी समुंदर से अलग हो जाए, यानी यहाँ पर पूरा का पूरा भर जाए मिट्टी से, तो इस एरिया को हम क्या कहेंगे? लेगून झील कहेंगे। क्या कहेंगे? लेगून झील। यानी कि ये सैंड, रेत का टीला है, इस तरफ महासागर है, तो महासागर से कटी हुई ऐसा क्षेत्र जो जलीय क्षेत्र, उसे हम क्या कहेंगे? लेगून झील कहेंगे। क्या कहेंगे? लेगून झील। और जब तक लेगून झील नहीं बन रही तब तक वो क्या कहलाएगा? एस्चुरी कहलाएगा, ज्वार नदमुख कहलाएगा। क्लियर है? तो ये था हमारे पास में नदी के कार्य। अपर्दन का हमारा जो ये पहला टॉपिक है कंप्लीट होता है। इसमें हमें 2 टॉपिक और देखने हैं, जिसके अंदर एक पवन निर्मित कार्य होंगे और एक हमारे पास में होगा हिमानीकृत कार्य। क्लियर है?